मेरा नाम है अंकित। क्लास 9th बाय अड्डा 24/7 को भी साथ साथ लेकर चल रहे हैं, जिसमें आपके शुरुआती सब्जेक्ट के मतलब सारे सब्जेक्ट के शुरुआती चैप्टर्स के लिए आज क्लास 9th का हिस्ट्री का चैप्टर 1 और चैप्टर 2। हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। मेरा नाम है अंकित, मैं पढ़ाता हूं आपको एसएसटी। जैसा कि आप सभी को पता है कि क्लास 10th बाय अड्डा 24/7 के साथ साथ हम क्लास 9th बाय अड्डा 24/7 को भी साथ साथ लेकर चल रहे हैं। सब कुछ अच्छे से चलता रहे और आपके मिड टर्म एग्जाम भी आने वाले हैं, जिसमें आपके शुरुआती सब्जेक्ट्स के मतलब सारे सब्जेक्ट के शुरुआती चैप्टर्स आने वाले हैं। जैसे चैप्टर 1, 2, 3, 4 चैप्टर्स आपके आने वाले हैं। उसी के बिहाफ पर मैं आपके लिए आज क्लास 9th का हिस्ट्री का चैप्टर 1 और चैप्टर 2 यानी रशिया और फ्रांस वाला पार्ट लेकर आया हूं। शुरू करते हैं सबसे पहले हमारे सबसे टॉप 20 एमसीक्यू से। तो पहला एमसीक्यू हमारा पढ़ते हैं, द स्टॉर्मिंग ऑफ विच फोर्ट्रेस प्रिजन ऑन 14 जुलाई 1789 is considered the beginning of the French Revolution। की मतलब कौन सा इसमें से कौन सा ऐसा है जिसका 14 जुलाई 1789 में फ्रांस की क्रांति की यानी फ्रांस रेवोल्यूशन की शुरुआत करी थी। देखो सीधी सी बात है, बहुत बार हम इस चीज को पढ़ चुके हैं। बेस्टाइल प्रिजन जो था, बेस्टाइल प्रिजन आपका फ्रेंच रेवोल्यूशन की शुरुआत का हिस्सा है, यानी कि उसको हम या तो फ्रांस रेवोल्यूशन की शुरुआत कह सकते हैं या पूरी दुनिया में जो रेवोल्यूशन की क्रांति जो रेवोल्यूशन फैला उसकी भी स्टार्टिंग हम इसको कह सकते हैं। यहीं से पैदा होता है, यहीं से बीज रखा जाता है हमारा रेवोल्यूशन का। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलें तो विच स्टेट इन फ्रांस पेड ऑल द टैक्सेस बिफोर 1789। अब देखो 1789 में जो बेस्टिल पर हमला हुआ, बेस्टिल प्रिजन पर जो हमला हुआ उसे करने वाले लोग कौन थे, और यहां पर उन दोनों का आंसर एक ही है। क्या है भाई, बेस्टिल पर उन लोगों ने हमला करा। भाई किसी भी किले पर या किसी भी इंसान पर कौन लोग हमला करते हैं, जो परेशान होते हैं, जो उन लोगों से या उस जगह से परेशान होते हैं। तो कौन परेशान थे भैया, देखो फर्स्ट स्टेट तो परेशान नहीं था, सेकंड भी नहीं था, थर्ड स्टेट। सीधी सी बात है, कौन, थर्ड स्टेट। ठीक है, तो भैया कौन था टैक्स पे करने वाले, टैक्स पे करने वाले थे बेटा आपके कॉमन्स है ना, कॉमनर्स। उसको क्या बोला जाता है, जैसे फर्स्ट स्टेट की तरफ आओ तो फर्स्ट स्टेट है बेटा आपकी क्लर्जी। क्या है फर्स्ट स्टेट आपकी, क्लर्जी, यानी कि पादरी, जिसको हम क्या बोलते हैं, इसको हिंदी में हम लिख लेते हैं भैया पादरी। यहां से हिंदी में ही अच्छा समझ में आता है, पादरी। ठीक है, यानी प्राइस्ट लोग, यानी कि वहां के पंडित लोग। अच्छा, सेकंड स्टेट में कौन है, सेकंड स्टेट में है बेटा इन लोगों के फ्रेंड्स, लिख सकते हैं हम इसको। ठीक है, फ्रेंड्स लिख सकते हैं हम, किंग्स लिख सकते हैं यहां पर। ठीक है, ये आसानी से समझने के लिए है। यहां पर थर्ड स्टेट में कौन है, थर्ड स्टेट में आपके हैं बेटा पुअर लोग, है ना, गरीब लोग। अगले क्वेश्चन पर हम बढ़ते हैं आगे। तो विच फिलोसफर प्रपोज द आइडिया ऑफ अ सोशल कॉन्ट्रैक्ट। सीधी सी बात है, यहां पर पूछते हैं कि सोशल कॉन्ट्रैक्ट किसने लिखा। सोशल कॉन्ट्रैक्ट एक बुक है, ठीक है, एक फिलोसफिकल बुक है। सोशल कॉन्ट्रैक्ट को लिखा किसने, किसने लिखा सोशल कॉन्ट्रैक्ट को, यानी कि प्रपोज द आइडिया ऑफ सोशल कॉन्ट्रैक्ट किसने दिया था। सीधी सी बात है भैया, जॉन लॉक थे, नहीं थे। मॉन्टेस्क्यू थे, नहीं थे। जीन जैक रूसो थे, इनका पूरा नाम क्या है भैया, JJR, यानी कि जीन जैक रूसो इनका पूरा नाम है। इन्होंने ही सोशल कॉन्ट्रैक्ट की थ्योरी दी थी। इन्होंने क्या कहा कि इंसान आजाद तो है, मैन इज फ्री बट ही इज चेन इन एवरीवेयर। मतलब कि भैया वो क्या है, हर जगह बेड़ियों में बंधा हुआ है। ठीक है, वोल्टेयर कौन थे, वोल्टेयर आपके चर्च के विरोधी थे। किसके विरोधी थे बेटा, चर्च के विरोधी थे। और चर्च के साथ साथ किसके विरोधी थे, ये फर्स्ट एस्टेट के, फर्स्ट एस्टेट के कौन थे, ये विरोधी थे, उनके खिलाफ ही हमेशा रहते थे। अगले क्वेश्चन की तरफ चले तो द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1791 इन फ्रांस विच गेव पॉलिटिकल राइट्स ओनली टू, कि मतलब 1791 में जो कॉन्स्टिट्यूशन बना था उसने किसको अधिकार दिया था, पॉलिटिकल राइट किसको दिया था। सीधी सी बात है, नोबेल्स को दिया था। नोबेल्स तो होते हैं आपके बीच वाले लोग, या अमीर भी होते हैं गरीब भी होते हैं, और इनका टच होता है ऊपर वाले फर्स्ट क्लास वाले लोगों से। क्लर्जी कौन होते हैं, क्लर्जी तो अपने आप में ही भैया फर्स्ट क्लास वाले, फर्स्ट एस्टेट वाले लोग होते हैं। अब आते हैं आपके एक्टिव सिटीजन्स। अब एक्टिव सिटीजन्स क्या होते हैं बेटा, एक्टिव सिटीजन्स होते हैं आपके मतलब कि जो
टैक्स दे रहे हैं, बढ़िया। जो अमीर भी हैं वो क्या कहलाते हैं? एक्टिव सिटीजन, जिनका सीधा सीधा कनेक्शन होता है भैया क्लर्जी से और नोबिलिटी वाले लोगों से, या ये इनको नोबल्स ही हम कह सकते हैं। ये है आपके एक्टिव सिटीजन। ये बिजनेसमैन होते थे, ये ट्रेडर्स होते थे, ये ट्रेवलर्स होते थे, यही एक्टिव सिटीजन बेटा पॉलिटिकल पार्टीज का हिस्सा या पॉलिटिकल राइट्स का हिस्सा होते थे। क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ बढ़े। हु रोट द पैम्पलेट व्हाट इज द थर्ड एस्टेट? ये एक तरीके का क्वेश्चन था कि भैया व्हाट इज द थर्ड एस्टेट, यानी कि थर्ड स्टेट कौन? थर्ड स्टेट आपकी बेटा पुअर। थर्ड स्टेट में कौन है? थर्ड स्टेट में आपके पुअर लोग हैं, गरीब लोग हैं, ठीक है। कौन है? पुअर लोग हैं, गरीब लोग हैं। फर्स्ट स्टेट में क्लर्जी हैं, दूसरे में आपके नोबिलिटीज हैं, यानी कि नोबलर्स हैं, जो उन लोगों से राजाओं के संबंधी होते हैं। हमारे पास भी ऐसा ही होता है ना, जो हमारे, अगर हमारा कोई विधायक चाचा है, हमारा कोई विधायक ताऊ है, तो हम दूसरों से क्या कहते फिरते हैं कि भाई साहब उन्हें जानते हो तुम? पंडित राजू श्यामलाल जी को जानते हो विधायक जी? अरे हमारे चाचा है वो, है ना, ऐसे हम बात करते हैं। वैसा ही इन लोगों के लिए था भाई। ये पैम्पलेट पूछते हैं कि व्हाट इज द थर्ड एस्टेट, किसने लिखी है? ये पैम्पलेट दिया बेटा आपका एबे सीएस ने। किसने दिया ये पैम्पलेट? एबे सीएस ने। ये सब शॉर्टकट्स हैं आपके चैप्टर्स के, सब शॉर्टकट्स हैं। विच ग्रुप केम टू बी नोन एज सेंस कुलोटस? ये क्या है भैया? ये क्या चीज है? इस बात को समझो। वैसे तो ये फ्रांस में क्या बोला गया? आपके क्लोथ बोलने की इन्होंने कोशिश की है, ठीक है, क्लॉथ्स बोलने की इन्होंने कोशिश की है, लेकिन फ्रांस में वो क्या हो जाता है? कुलोट्स, ठीक है, कुलोट्स या कुलोटेस हो जाता है। कौन था भैया ये? देखो सीधी सी बात है, नोबल और क्लर्जी को इसमें से हमने एलिमिनेट कर दिया है, ठीक है, ये दोनों एलिमिनेट है। ऑप्शन सी इसका सही है, वर्कर्स विदाउट नी ब्रीचेस। मतलब कि ये कौन थे? ये भैया फुल पैंट क्या पहनते थे? फुल पैंट, फुल पैंट ये लोग पहनते थे। जो फुल पैंट पहनते थे उनको सैन क्लोटस कहा जाता था। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर। द नेशनल एंथम ऑफ फ्रांस मैर्सिलेज वाज कंपोज्ड ड्यूरिंग। भाई ये फ्रांस का जो नेशनल एंथम था वो कब बना था? जैसे हमारे देश में हमारा जनगण मन बना, वंदे मातरम बना, और हमारे सारे जहां से अच्छा ऐसी ऐसी चीजें बनी, फ्रांस का नेशनल एंथम की ये बात करते हैं, ठीक है, फ्रांस के जनगण मन की ये बात करते हैं, यानी कि मैर्सिलेज कब लिखा गया था? देखो मैर्सिलेज बेटा सीधा सीधा बात है, कब लिखा गया था? 1804 में हुआ था नेपोलियनिक कोड, है ना। 1804 में क्या हुआ था? नेपोलियनिक कोड हुआ था। 1792 आपका इसका सही आंसर है, ठीक है। 1792 आपका कब 1792 में आपका फ्रांस का मैर्सिलेज यानी कि फ्रांस का नेशनल एंथम लिखा गया था। आगे चलें क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। द रीजन ऑफ टेरर इन फ्रांस वाज एसोसिएटेड विद विच लीडर? की मतलब ये भैया क्या, देखो आपका टेरर इन फ्रांस, रीजन ऑफ टेरर इन फ्रांस किसके साथ जुड़ा हुआ है? किसके साथ जुड़ा हुआ है भैया? रॉबस्फायर के साथ जुड़ा हुआ है। ये लुई 16 के साथ भी इसका कोई संबंध नहीं है। लुई 16 कौन थे? लुई 16 कौन थे? ये थे बेटा लास्ट किंग। कौन थे? लास्ट किंग ऑफ फ्रांस थे आपके लुई 16। ओके, अच्छा बात कर रहे हैं रॉबस्फेयर, आपका सही आंसर हो जाता है। नेपोलियन ने क्या लिखा था? नेपोलियन भैया रोज लेटर्स के साथ जुड़े हुए थे, रोज लेटर के साथ। चलो इसको समझने की अभी कोई जरूरत नहीं है, कंफ्यूज हो जाओगे बेवजह में, ठीक है। ओके, नेपोलियन 16 आपके कौन थे? लास्ट किंग ऑफ फ्रांस थे, लास्ट किंग ऑफ फ्रांस। अच्छा क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ बढ़ते हैं। विच रेवोल्यूशनरी बॉडी एबॉलिश्ड मोनार्की एंड डिक्लेयर्ड फ्रांस ए रिपब्लिक इन 1792? उल्टा बोल दिया मैंने, है ना। विच रेवोल्यूशनरी बॉडी एबॉलिश्ड मोनार्की? भैया किसकी बात करते हैं? मोनार्की को एबोलिस्ट करने की बात करते हैं, मतलब कि जो अमीर संप्रदाय हैं उनको खत्म करने की बात करते हैं, एबॉलिश करने की बात कर देते हैं। एंड डिक्लेयर्ड फ्रांस ए रिपब्लिक इन 1792। भैया किसने करा था? किसने करा था ये भैया आपका? ये करा था कॉन्वेंशन ने। किसने करा था बेटा? कन्वेंशन ने।
चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 10 आपका क्या कहता है? व्हाट डिड द रेड चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। ये पूछते हैं व्हाट डिड द रेड फ्रिगियन कैप, कप है वो कप, ठीक है, जो हमको वो मिलता है, कप मिलता है ना, वो कप की बात कर रहे हैं। रेड फ्रिगियन कप सिंबलाइज इन द फ्रांस यानी फ्रेंच रेवोल्यूशन में रेड फेरिगियन कप क्या सिंबलाइज करता है, वो किस चीज को चिन्हित करता है? भाई क्या वो इक्वालिटी को करता है, क्या वो लिबर्टी को करता है, क्या वो जस्टिस को करता है, या फिर वो फ्रेटर्निटी को करता है? देखो इक्वालिटी का मतलब होता है बेटा, इक्वालिटी का मतलब होता है समानता। क्या होता है? समानता। अच्छा, लिबर्टी का मतलब होता है आपकी उदारता यानी कि दया भावना, ठीक है, उदारता। अच्छा, जस्टिस का मतलब क्या होता है? जस्टिस का मतलब होता है न्याय यानी इंसाफ। फ्रेटर्निटी का मतलब होता है बेटा बंधुत्वता। क्या होता है? बंधुत्वता, बंधुत्वता। अब ये बंधुत्वता क्या होती है? मतलब कि जो हम कहते हैं ना, अरे मेरा भाई से भाईचारा से, भाईचारा ऑन टॉप, वही क्या होता है आपका? वही ये बंधुत्वता है, भाईचारा है। अब रेड फेरिगियन कप की हम बात कर लें तो बेटा इसका सही आंसर है लिबर्टी यानी उदारता की बात यहां पर रेड फेरिगियन कप करता है, उसको सिंबलाइज करता है। क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ बढ़ते हुए, विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप्स सपोर्टेड, किसको सपोर्ट करा भैया? ग्रेजुअल चेंज इन सोसाइटी। कौन सपोर्ट करता था भैया ग्रेजुअल सोसाइटी को? कौन सपोर्ट करता था? बात कर रहे हैं फ्रेंच, बात कर रहे हैं फ्रांस की, ठीक है, फ्रांस की बात कर रहे हैं। कौन करता था? सीधी सी बात है, रेडिकल करते थे भैया? रेडिकल नहीं करते थे। रेडिकल को कहते हैं बेटा रूढ़िवादी, ठीक है, रूढ़िवादी कहते हैं रेडिकल्स को। कंजर्वेटिव से बिल्कुल नहीं थे, सोशलिस्ट से बिल्कुल नहीं थे भैया। कौन करता था ग्रेजुअल चेंज इन सोसाइटी? कौन चाहता था? कौन चाहता था भैया? सपोर्ट करते थे, सीधी सीधी बात है, लिबरल्स यानी कि उदारवादी, जिनको दया भावना से प्यार था, जो दया भावना चाहते थे, वो लोग क्या करते थे? वो लोग आपका लिबरल मतलब लिबरल्स इस चीज को सपोर्ट करते थे। ओके, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। हु फाउंड द कॉर्पोरेटिव कम्युनिटी न्यू हार्मनी इन इंडियाना यूएसए यानी कि यूनाइटेड स्टेट में? कौन चाहता था, कौन बनाना चाहता था? कार्ल मार्क्स को एलिमिनेट कर लेते हैं। कार्ल मार्क्स का न्यू सोसाइटी से, न्यू हार्मनी से कोई लेना देना नहीं है। रॉबर्ट ओवेन डायरेक्टली आपका सही आंसर है, सीधा सीधा आपकी बुक में दे रखा है, फ्रेंच रेवोल्यूशन में सीधा सीधा दे रखा है भैया, रॉबर्ट ओवेन आपके बिल्कुल सही इसके आंसर हैं, ठीक है। देखो लुइस ब्लांक जो है, लुइस ब्लांक इसके सपोर्टर तो थे, लुइस ब्लांक ने इसमें थोड़ी सी हिस्सेदारी तो करी, लेकिन न्यू हार्मनी लुइस ब्लांक नहीं लेकर आए थे। लाया कौन था? लाया तो रॉबर्ट ओवेन ही थे। अगले क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ चलते हैं। विच फ्रेंच सोशलिस्ट एडवांस्ड स्टेट सपोर्टेड कोऑपरेटिव्स? भैया कौन था? विच फ्रेंच सोशलिस्ट, फ्रेंच सोशलिस्ट की ये बात कर लेते हैं। एडवोकेटेड स्टेट सपोर्टेड कॉर्पोरेटिव्स, भैया कौन करता था? इस बात को समझो, बात करी है इन्होंने, किसने एडवोकेट करा है ना, स्टेट सपोर्ट, किसने एडवोकेट करा भैया? देखो सीधी सी बात है, पिछले क्वेश्चन में हमने क्या करा? क्वेश्चन नंबर 12 में रॉबर्ट ओवेन हमारे थे। अब पूछते हैं कि भैया एडवोकेट स्टेट सपोर्ट किसने करा? आपके लुई ब्लांक ने, ठीक है, किसने करा? लुइस ब्लांक ने करा। क्लियर है ये चीज? क्लियर है। अगले क्वेश्चन नंबर 14 पर चलते हैं। हु अमंग द फॉलोइंग रोड द कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो? कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो क्या चीज है आपकी, है ना, कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो, कि भैया ये एक तरीके का कम्युनिस्ट घोषणा पत्र है। क्या है? कम्युनिस्ट यानी कि कम्युनिस्ट घोषणा पत्र। अब ये घोषणा पत्र क्या होता है? ये एक तरीके का होता है बेटा कि हम अपने रूल्स बता रहे हैं, है ना, एक तरीके की रूल बुक होती है घोषणा पत्र। मतलब जैसे कि कोई भी पार्टी या कोई भी चीज होती है, वो क्या करते हैं? वो पहले अपने मुद्दे बताते हैं कि देखो अब हम लोग ये चाहते हैं या हम लोग ये करेंगे, वही होता है घोषणा पत्र। अब ये कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो लिखा किसने था? कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो लिखा था बेटा कार्ल मार्क्स और फ्रेडरिक एंगल्स ने। अब ये दोनों कौन थे? ये दोनों बेटा उस टाइम के सबसे बहुचर्चित फ्रेंड्स थे, ठीक है, और ये दोनों पूरी जिंदगी, पूरा जीवन एक दूसरे के साथ ही रहे, चाहे फिलोसॉफिकल हो चाहे दूसरे किसी भी तरीके से हो। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ आपके थोड़ा रशिया के बारे में ये क्वेश्चन होने वाला है, चैप्टर नंबर 2 से। विच पार्टी वाज फॉर्म्ड इन रशिया इन 1898 बेस्ड ऑन मार्क्सिस्ट? मार्क्सिस्ट कौन है आपके? मार्क्सिस्ट वो लोग होते हैं जो
कार्ल मार्क्स, है ना। मार्क्सिस्ट कौन होते हैं? जो कार्ल मार्क्स की क्या करते हैं बेटा? फॉलोअर्स होते हैं। फॉलोअर्स होते हैं किसके? कार्ल मार्क्स की फिलॉसफी के। कार्ल मार्क्स की फिलॉसफी के जो लोग फॉलोअर्स होते हैं उनको मार्क्सिस्ट कहा जाता है, यानी उनको हिंदी में क्या बोला जाता है? उनको बोला जाता है मार्क्सवादी। क्या बोला जाता है? मार्क्सवादी। जब भी बोला जाता है ना, तुम उग्रवादी हो, तुम आतंकवादी हो, वैसे ही तुम गांधीवादी हो, तुम बुद्धवादी हो, वैसे ही आपका कौन होता है भैया? मार्क्सिस्ट यानी मार्क्सवादी लोग होते हैं। विच पार्टी वाज फॉर्म्ड इन रशिया इन 1898 बेस्ड ऑन मार्क्सिस्ट आइडियाज? की मार्क्स के आइडिया पर, मार्क्स की विचारधारा पर, मार्क्स के पर्सपेक्टिव पर बसी हुई कौन सी पार्टी बनी थी रशिया में? कब बनी थी? 1898 में। यह है बेटा आपका रशियन सोशल डेमोक्रेटिक वर्कर्स पार्टी। ठीक है, रशियन सोशल डेमोक्रेटिक वर्कर्स पार्टी। ठीक है, ये कौन है? ये मार्क्सिस्ट हैं आपके। ये किसके फॉलोअर्स हैं? ये मार्क्सवाद के फॉलोअर्स आपके हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ रुख करते हैं। द इवेंट ऑफ 1905 इन विच वर्कर्स वर किल्ड इन सेंट पीटर्सबर्ग इज कॉल्ड? भैया क्या कहलाते हैं सेंट पीटर्सबर्ग में जिन वर्कर्स की हत्या की गई, उन वर्कर्स को क्या कहा जाता है? मतलब उस दिन को क्या कहा जाता है? वो दिन था संडे। वो दिन था संडे। सीधी सी बात है। अक्टूबर रेवोल्यूशन, फरवरी रेवोल्यूशन या मार्च स्ट्राइक का इससे कोई लेना देना नहीं है। ब्लडी संडे इसको सीधा सीधा कहा जाता है। वर्कर्स वेयर किल्ड, रेड पेन से लिखते हैं इसको, रेडिंग से लिखते हैं, वर्कर्स वेयर किल्ड इन सेंट पीटर्सबर्ग। बेटा ये क्या है? ये आपका सीधा सीधा ब्लडी संडे हो जाता है। क्लियर है? ओके, क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ चलते हैं हमारे। लेनिन अप्रैल थीसिस डिड नॉट डिमांड। भैया लेनिन की अप्रैल थीसिस किस चीज की डिमांड नहीं करती है? किस चीज को याद रख लेना है सबसे पहले आपको? नॉट को। बेटा नॉट को जरूर पढ़ना। ठीक है, क्या पूछा जा रहा है इस चीज को जरूर याद हमको रखना है। लेनिन्स अप्रैल थीसिस डिड नॉट डिमांड। भैया किस चीज की डिमांड नहीं करती लेनिन की अप्रैल थीसिस? एंड ऑफ वार, ट्रांसफर ऑफ लैंड टू पीजेंट्स, नेशनलिज्म, नेशनलाइजेशन ऑफ बैंक्स या एक्सपेंशन ऑफ टेररिस्ट ऑटोक्रेसी। ठीक है, क्या है ये? टेररिस्ट। ठीक है, क्या है बेटा? टेररिस्ट नहीं है ये प्लस का साइन है, प्लस का साइन है। टेररिस्ट ऑटोक्रेसी। ठीक है, इस बात को ये पूछते हैं। अप्रैल थीसिस किस चीज को सपोर्ट या किस चीज की डिमांड नहीं करता है? किस चीज की डिमांड नहीं करता है? देखो, एंड ऑफ वॉर की डिमांड वो करता है भैया, कहीं ना कहीं करता था, कहीं ना कहीं नहीं करता है। ट्रांसफर ऑफ लैंड टू पीजेंट्स, भैया इस चीज की भी डिमांड वो नहीं करता है। नेशनल नहीं, ये भी नहीं करता है। सीधी सी बात है, वो आपका एक्सपेंशन ऑफ टेररिस्ट, ठीक है, टेररिस्ट ऑटोक्रेसी की वो डिमांड आपका करता है। क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ बढ़ते हुए, द बोल्शेविक रेवोल्यूशन ऑफ अक्टूबर, बोल्शेविक का ध्यान रखना, बोल्शेविक रेवोल्यूशन रशिया का रेवोल्यूशन है ये, यानी यूएसएसआर का एक रेवोल्यूशन है ये। बोल्शेविक रेवोल्यूशन कहां का है बेटा? ये है रशिया का। रशिया यानी यूएसएसआर का एक रेवोल्यूशन है ये। कौन सा रेवोल्यूशन है? बोल्शेविक को हमेशा याद रखना भाई। ये रेवोल्यूशन चलो मैं आपको बताता हूं, उससे पहले ये समझो, आपने दो चीजें पढ़ी होंगी, है ना, आपने दो चीजें पढ़ी होंगी भैया। ग्रीन्स पढ़े होंगे आपने, ग्रीन्स आपने पढ़े होंगे, प्लस आपने पढ़े होंगे व्हाइट्स। ठीक है, अब ग्रीन्स कौन थे बेटा? ग्रीन्स इनके विरोध में रहते थे हमेशा। ग्रीन्स इनके किस में रहते थे? विरोध में, यानी इनसे हमेशा कॉन्फ्लिक्ट में रहते थे ग्रीन्स। अच्छा, अब ग्रीन्स क्या है? अब ग्रीन्स क्या है इस बात को समझो। ग्रीन बेटा आपके हैं फार्मर्स। कौन है? ग्रीन्स हैं आपके फार्मर्स। ओके, इस बात को क्लियर है? ये बात क्लियर है? करा किसने भैया? करा किसने? इसमें भी आपके लेनिन का नाम सबसे पहले आ जाता है। किसका नाम आ जाता है बेटा? लेनिन। लेनिन ने ये चीज शुरू करी थी, बोल्शेविक रेवोल्यूशन। आगे चले तो हमारा सेकंड लास्ट क्वेश्चन है 19 क्वेश्चन है। देखो ये सारे के सारे क्वेश्चन ऐसे हैं कि अगर आपने इनकी 5-7 बार प्रैक्टिस कर ली इन 20 क्वेश्चंस की, तो आपका मिड टर्म का एग्जाम तो बेटा धुआं होने वाला है। ये तुम्हारे बड़े भाई की गारंटी है। ठीक है, विच ट्रीटी एंड्स रशियाज इन्वॉल्वमेंट इन द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। ठीक है भैया, ये पूछते हैं कि कौन सी ऐसी संधि थी जिसने रशिया, मतलब क्या है, एंडेड रशियाज इन्वॉल्वमेंट इन फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। बताओ कौन है?
कौन सा है इसमें से बताओ। देखो वर्साइलेस हुआ था आपका जर्मनी में, ठीक है, वर्साइलेस कब हुआ था आपका, जर्मनी में हुआ था। पेरिस हुआ था आपका 19th सेंचुरी में, ये भी नहीं है भैया आपका, ये है आपका ऑप्शन नंबर सी, ट्रीटी ऑफ ब्रेस्ट लिटोवस्क। क्या है, ट्रीटी ऑफ ब्रेस्ट लिटोवस्क। इसको आप एक तरीके से ऐसे याद रख सकते हैं, कैसे याद रखोगे कि रशियन जो आस्त्रा पास्त्रा कुछ इस तरीके की रशियन लैंग्वेज होती है, तो आप लैंग्वेज से भी वर्ड्स को मैच कर सकते हैं। क्लियर है ये चीज, क्लियर है बेटा। अगले क्वेश्चन पर हमारे लास्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखो ये आज का लास्ट है, वैसे तो लास्ट नहीं है, वैसे तो हमको अभी बहुत काम इसमें करना होगा, वैसे तो हम इसमें बहुत पढ़ेंगे, लेकिन ये आज का वैसे आपका लास्ट क्वेश्चन है चैप्टर 1 और चैप्टर 2 का, ठीक है। विच ऑर्गेनाइजेशन वाज फाउंडेड इन 1919 टू कोऑर्डिनेट सोशलिस्ट एक्टिविटीज वर्ल्ड वाइड। भैया कौन था जो पूरे वर्ल्ड वाइड को क्या करता था, उनका कोऑर्डिनेट करता था, किसको, सोशलिस्ट एक्टिविटीज को, यानी कि समाजवादी आंदोलन बोल सकते हो उनको, और कार्यों को, ठीक है। समाजवादी कार्यों को कौन आइडेंटिफाई करता था, वो आपका करता था, देखो बेटा, कॉमेंटर, यानी कि थर्ड इंटरनेशनल। अब बात इसमें इंटरनेशनल वर्ड जुड़ गया है, तो सीधी सी बात है भैया, ये आपका इंटरनेशनल रूप से, अंतरराष्ट्रीय रूप से जो आपका सोशल एक्टिविटीज होती थी, उन सबको फाइंड या उन सब पर नजर बनाए रखता था। चलो ओके, आज की क्लास यहीं तक। ये आपके हिस्ट्री के चैप्टर 1 और चैप्टर 2 9th क्लास के सबसे बेहतरीन और सबसे डेप्थ वाले एमसीक्यूज थे, जिसमें से रिपीट क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं। अब तक अगर आपने मुझे मेरे टेलीग्राम चैनल SSTV अंकित सर और इंस्टाग्राम पर अंकित ब्रेन पर फॉलो नहीं करा है, तो वहां जाकर मेरे साथ जुड़ जाइए। जैसे आप लोगों ने देखा कि मार्क्स की फिलॉसफी को फॉलो करने वाले लोगों को मार्क्सिस्ट या मार्क्सवादी कहते हैं। भाई देखो यहां पर आपके साथ अंकितवादी आपको नहीं कहा जाएगा, आप यहां पर जुड़ो, मैं बहुत प्यारा प्यारा कंटेंट आपके लिए लेकर आता हूं हमेशा से ही, और हमेशा आप लोगों की ऐसे ही हेल्प करने की मेरी कोशिश रहती है। तो चैनल को सब्सक्राइब करो, फॉलो करो, लाइक करो, कमेंट करो, और मुझसे जुड़े रहो अपने एग्जाम में हाईएस्ट स्कोर करने के लिए। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।